फ्रेंड्स, आज के इस अध्याय में हम लोग हम्बोल्ट और रिटर महोदय का जो बेसिक डिफरेंस है उसको क्लियर करेंगे। यद्यपि ऑलरेडी हम लोग हम्बोल्ट और रिटर पे एक अलग अलग अध्याय पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की थी कि बेसिकली क्या डिफरेंस है हम्बोल्ट और रिटर में, क्योंकि दोनों घनिष्ठ मित्र थे लेकिन दोनों की पद्धतियों में बहुत बड़ा अंतर है। यद्यपि दोनों को फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी माना जाता है, लेकिन फिर भी दोनों में हमें अंतर भी देखने को मिलता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी भी इस अंतर को नहीं क्लियर कर पा रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों में अंतर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि यद्यपि हम लोग अलग अलग इन्हें पढ़े हैं, बट पर्टिकुलर एक चैप्टर ऐसा होना चाहिए छोटा सा जिसमें हम सिर्फ अंतर को समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। तो आज के इस अध्याय में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम अंतर करते हैं हम्बोल्ट और रिटर में, उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने हम्बोल्ट और रिटर दोनों के पॉइंट्स अलग अलग अगल बगल लिख दिए हैं और हम एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे और एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है हम्बोल्ट में सिस्टमेटिक स्टडी। हम्बोल्ट महोदय जो थे ये सिस्टमेटिक स्टडी के ज़्यादा पक्षधर थे। यद्यपि हम्बोल्ट और रिटर दोनों का ये मानना था कि रीजनल स्टडी और सिस्टमेटिक स्टडी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम्बोल्ट का ज़्यादा झुकाव सिस्टमेटिक स्टडी की ओर था और रिटर का ज़्यादा झुकाव रीजनल स्टडी की ओर था। और ये दोनों में पहला डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सिस्टमेटिक स्टडी क्या होती है और रीजनल स्टडी क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में बात हम जो हमारा वेस्ट एशिया का पार्ट 1 है, जहां हमने स्टार्टिंग की अपने रीजनल स्टडी की, वहां पर मैंने वेस्ट एशिया के पार्ट 1 में इसके बारे में डिटेल में बताया। फिर भी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो रीजनल स्टडी में किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए हमको इंडिया की रीजनल स्टडी करनी है, तो हम इंडिया को पहले कुछ रीजन्स में बांट देंगे। मतलब कि पहले हम इंडिया का प्रादेशिकरण करेंगे, उसके बाद फिर हम पर्टिकुलर एक एक रीजन को लेंगे और उसके अंतर्गत जितने भी हमारे जियोग्राफिकल फैक्ट्स हैं, रिलीफ, ड्रेनेज, क्लाइमेट रीजन्स, वेजिटेशन, सबका हम क्रम से अध्ययन करेंगे। और वहीं सिस्टमेटिक स्टडी में इसमें भी हम वही काम करते हैं, उन्हीं फैक्ट्स का क्रम से अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें हम प्रादेशिकरण नहीं करते, हम प्रदेशों में नहीं बांटते हैं। तो ये होती है सिस्टमेटिक स्टडी। हम क्रम से अध्ययन करते हुए चले जाते हैं, कोई प्रादेशिकरण नहीं करते। और रीजनल स्टडी में हम पहले रीजनलाइजेशन करते हैं, पहले हम प्रादेशिकरण करते हैं, फिर हम अध्ययन शुरू करते हैं। तो रिटर की जो पद्धति थी वो रीजनल स्टडी के ज़्यादा समर्थक थे और हम्बोल्ट महोदय सिस्टमेटिक के। दूसरा हमारा पॉइंट है हम्बोल्ट में एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग। हम्बोल्ट ने अपने अध्ययन में जो सारा, क्या कह सकते हैं कि जो सब कुछ जो लगाया अपना, वो था उनका एक्सपीरियंस। जो 65-70 हज़ार किलोमीटर लंबी यात्राएं करने का उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ, वो महान यात्री जॉर्ज फॉस्टर के संपर्क में काफ़ी दिनों तक रहे और इससे उन्हें प्रेरणा मिली। हम्बोल्ट वाले अध्याय में हम लोगों ने इस पे बात की थी कि रीनहोल्ड फॉस्टर, जॉर्ज फॉस्टर, पिता पुत्र आप जानते होंगे, लीजेंडरी जर्मन ट्रैवलर्स, और जिन्होंने कैप्टन जेम्स कुक के साथ यात्राएं की थी, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, जॉर्ज फॉस्टर का सानिध्य प्राप्त हुआ हम्बोल्ट को। और वहाँ से हम्बोल्ट को प्रेरणा मिली लंबी लंबी यात्राएं करने की। चिम्बराजो पर्वत चोटी पर चढ़े, विसुवियस ज्वालामुखी तक गए, पनामा नहर का सुझाव दिया, पेरू करंट की खोज की। तो ऐसे बहुत बड़े साहसी काम इन्होंने किए हैं। तो ये एक यात्री भूगोलवेत्ता ही कर सकता है। तो इन्होंने जो इन्हें एक्सपीरियंस हुआ ट्रैवलिंग से, उसको इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया। और वहीं रिटर को हम देखते हैं, रिटर एक आर्म चेयर जियोग्राफर थे और जो उनकी बुक है अर्धकुंडे, वो भी जनरली जो अन्य विद्वान हैं और लेखक हैं उनके द्वारा किए गए निरीक्षणों और जो परीक्षण है उस पर बेस्ड है। मतलब रिटर बर्लिन में ही रह गए, ज़्यादातर समय उन्होंने बर्लिन में व्यतीत किया और वहीं रह गए, वहीं प्रोफेसर भी हो गए, ज़्यादा कहीं वो बाहर नहीं गए। एक्सपीरियंस वाली बात उनके साथ नहीं थी, बस वो बुक्स पढ़ते थे, एनालाइज करते थे, खुद सोचते थे किसी टॉपिक के बारे में और अपने विचारों को रखते थे। तो ये दोनों में बहुत ही बड़ा, और बेसिकली अगर देखा जाए तो जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा डिफरेंस हम्बोल्ट और रिटर में हमको यही देखने को मिलता है कि हम्बोल्ट के पास जहाँ यात्रा का अनुभव था,
वहीं रिटर के पास वो नहीं था। और इसीलिए मैंने आपको रिटर वाले चैप्टर में बताया था लास्ट में कि कहीं ना कहीं हमबोल्ट को हम ज़्यादा वरीयता देते हैं। और पर्सनली मेरा भी ये मानना है कि जो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस जो चीज़ हमें दे सकता है वो कोई बुक हम अगर पढ़ लेंगे तो वो हमें एक्सपीरियंस नहीं प्राप्त हो पाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो मान लीजिए आप माउंटेन्स के बारे में बहुत बुक्स पढ़ लें और खुद आप माउंटेन्स में घूमने चले जाएं तो जो फीलिंग आपको वहाँ पर होगी घूम कर, वो बुक्स पढ़ के नहीं हो पाएगी। हाँ, इतना ठीक है कि अगर आप कभी नहीं गए हैं तो बुक पढ़ के एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन रियलिटी को देखने के लिए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों लोगों में। तीसरा, मेथड के बारे में। हमबोल्ट महोदय की जो पद्धति थी वो इंडक्टिव मेथड थी। उन्होंने आगमनात्मक पद्धति का यूज़ किया। अरस्तु भी इसी पद्धति के समर्थक थे। और इसमें क्या होता है कि हम जहाँ रिसर्च करनी होती है वहाँ जाते हैं, हम डाटा का कलेक्शन करते हैं और अपनी रिसर्च को करते हैं। बेसिकली जो एक्सपीरियंस और ट्रैवलिंग वाली बात है वो इंडक्टिव मेथड से ही जुड़ी हुई है। और रिटर का जैसे मैंने बता ही दिया, रीडिंग बुक्स ओनली, सिर्फ किताबें पढ़ के, इस प्रकार से मैगजीन्स पढ़ के ये अपने अध्ययन को कंप्लीट करते थे, पूर्ण करते थे। और ये दूसरा और तीसरा पॉइंट लगभग मिलता जुलता ही है। चौथा पॉइंट है हमारा नेचुरल साइंस। हमबोल्ट महोदय जियोग्राफी को एज ए नेचुरल साइंस देखते थे क्योंकि उनकी शिक्षा भी प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी और वो भूगोल को एक प्राकृतिक विज्ञान मानते थे। वहीं जबकि हम जो रिटर महोदय हैं वो ह्यूमन सेंटर्ड साइंस, वो कहते थे कि जो जियोग्राफी है वो ह्यूमन सेंटर्ड है, मानव केंद्रित है। तो कह सकते हैं कि मनुष्य वाला जो एस्पेक्ट है, ह्यूमन जो एस्पेक्ट है, जो मानव भूगोल वाला एस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रखने का प्रयास किया रिटर महोदय ने। और ह्यूमन सेंटर्ड साइंस वो मानते थे, मतलब जोड़ देते थे इस ओर रिटर महोदय। और पांचवा पॉइंट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमबोल्ट कभी भी किसी बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं बने और उन्होंने ना ही किसी ऐसी औपचारिक शिक्षा भूगोल विषय में प्राप्त की। यद्यपि उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी कहते हैं, लेकिन ना उन्होंने ऑफिशियली पढ़ा जियोग्राफी को, क्योंकि वो तो मेन उनकी स्टडी किस स्ट्रीम में हुई, मेन जो उनका सब्जेक्ट था वो था पुरातत्व विज्ञान, और वो खानों के निदेशक बने प्रशा में। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में उन्हें बड़े बड़े पद मिले। जैसा मैंने अभी बताया, प्रशा में वो डायरेक्टर ऑफ माइंस के पद पे रहे काफ़ी समय तक, लेकिन प्रोफेसर इत्यादि के पद पे नहीं रहे। और जो रिटर महोदय हैं उनका भी हम उस चैप्टर में भी पढ़े थे और यहाँ पर भी मैंने पॉइंट मेंशन किया है कि प्रोफेसर इन फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन। मैंने वहाँ बताया था कि इनकी जब अर्धकुंडे प्रकाशित हुई, अर्धकुंडे का पहला खंड आया 1817 में, तो लोग इनसे इतना प्रभावित हुए कि इनको प्रोफेसर की जॉब मिली फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन में 1820 में। मतलब 17 में पहला खंड प्रकाशित हुआ अर्धकुंडे का, और उसके बाद 3 साल बाद इन्हें जॉब मिल गई प्रोफेसर की बर्लिन में, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी। और इसके बाद फिर 8 साल बाद 1820 में ये प्रोफेसर बनते हैं और 1828 में इन्होंने बर्लिन जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की, जो विश्व की एक पुरानी जियोग्राफिकल सोसाइटी मानी जाती है। इसके फाउंडर माने जाते हैं ये कार्ल रिटर महोदय। लेकिन विश्व की सबसे पुरानी जियोग्राफिकल सोसाइटी फ्रांस की है, 1821 की, ये ध्यान में रखिएगा। जो जर्मनी की जो ये बर्लिन जियोग्राफिकल सोसाइटी है, ये सबसे पुरानी नहीं है, पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल सोसाइटी ये मानी जाती है, लेकिन सबसे पुरानी नहीं है। सबसे पुरानी फ्रांस वाली है। ये हमारी सेकंड नंबर पे है 1828 में बर्लिन जियोग्राफिकल सोसाइटी, और इसकी स्थापना रिटर महोदय ने की। तो हम कह सकते हैं रिटर एकेडमिक्स से जुड़े हुए थे और हमबोल्ट अपना गवर्नमेंट सर्विसेज से जुड़े हुए थे, और दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता भी थी। और दोनों को हम आर्म चेयर जियोग्राफर, दोनों में से हम रिटर को मानते हैं। हमबोल्ट को हम ट्रैवलर जियोग्राफर कह सकते हैं और रिटर को हम एक आर्म चेयर जियोग्राफर कह सकते हैं। हमबोल्ट को आर्म चेयर नहीं थे, ये ध्यान दीजिएगा। हमबोल्ट ने लंबी लंबी यात्राएं की। आर्म चेयर जियोग्राफर टर्म का यूज़ हम उसके लिए करते हैं जो एक ही स्थान पर रहकर अध्ययन करे, कहीं बाहर ना जाए, उसके लिए हम आर्म चेयर जियोग्राफर टर्म का यूज़ करते हैं, जो कि हम किसके लिए करेंगे, रिटर के लिए करेंगे, हमबोल्ट के लिए कभी भी नहीं करेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है दोनों लोगों में। और अगर इन दोनों लोगों की बुक्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं, रिटर की अर्धकुंडे, जो कि 1817 से 1859 में लगभग 19 खंडों में प्रकाशित हुई, जिसमें एशिया और अफ्रीका के भूगोल के बारे में बताया गया है। और
हम्बोल्ट की कॉस्मॉस, जो कि 1840 से लगभग 60-65 के आसपास 5 खंडों में आई। इसमें ब्रह्मांड का वर्णन है, पृथ्वी का वर्णन है, मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का वर्णन है, अलग अलग चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये इनकी दोनों लोगों की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, हम्बोल्ट की कॉस्मॉस और रिटर की आपकी अल्टकुंडे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये जो हम्बोल्ट और रिटर का डिफरेंस वाला चैप्टर था, ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप डिफरेंस खोजेंगे तो आपको और भी मिलेंगे, लेकिन बेसिक जो डिफरेंस है, जो पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपके सामने यहाँ रख दिए हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय को देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी अगर हम्बोल्ट रिटर से रिलेटेड कोई प्रश्न आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।